रीबर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लवर्स एपिसोड 4। मिसी जब वेन्यू से बाहर आई तो उसने मयंक को गेट के बाहर कार से टिक कर खड़े होते हुए देखा। उसे देख मिसी दौड़कर उसके पास गई और उसे हग कर लिया। वो आज इतनी खुश थी कि अभी अभी उसने क्या किया उसका भी उसे इल्म नहीं हुआ। वही मयंक ऐसे अच्छा नाक से मिसी के गले लगाने से शौक हो गया, साथ ही उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। वहीं मिसी को जब ख्याल आया कि उसने अभी अभी क्या, तो उसने झट से मयंक को छोड़ दिया और जाकर कार में बैठ गई। मिशी के छोड़ने के बाद भी मयंक कुछ देर के लिए वैसे ही शोकेस हुए खड़ा रहा। उसने खुद को संभाला और कार में बैठ गया। उसने सीट बेल्ट लगाई और एक बार मिसी को देखा जो विंडो से बाहर देख रही थी, फिर आगे देखकर स्टार्ट कर दी। मिसी जो खुद के किया पर शर्मिंदा थी, वह अब मयंक से आंखें नहीं मिला पर रही थी, इसीलिए वह बाहर देखने का नाटक कर रही थी, पर वह तिरछी आंखों से मयंक को ही देख रही थी। मयंक ने भी मिसी को ऐसा करते देख लिया था, जिस वजह से उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ दूर चले ही थे कि मिसी की पेट से गुड गुड की आवाज आने लगी, जिसे मयंक ने भी सुन लिया। आवाज सुन मिसी ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। एम्बैरेसमेंट के कारण वह जैसे सिट में ही गड़ जाएगी, उसे ऐसा फील हो रहा था। वही मयंक ने जब यह आवाज सुना तो उसे याद आया मिसी ने सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ भी नहीं खाया है। उसने प्लान टोन में मिसी से पूछा, तुम्हें भूख लग रही थी तो क्यों नहीं कहा? मयंक की बात सुन मिसी ने सर नीचे किए धीरे से कहा, वो मुझे लगा घर पर जाकर खा लूंगी। मयंक ने कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद उसने कार को एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दिया। मिसी ये देख मयंक को देखने लगी। मयंक बिना कुछ कहे गाड़ी से निकला और मिसी की तरफ का डोर खोल दिया। मिसी भी उतार गई। थोड़ी ही देर में वह एक टेबल में बैठे अपना पसंदीदा डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद दोनों अपने घर चले गए। दूसरी तरफ काजल ऑफिस से आकर फ्रेश होकर नीचे आए। डिनर करने के बाद कमलेश जी के लिए बनाई गई खाना को लेकर बाहर जाने लगी तो सबिता जी उसे रोकते हुए बोली, काजू बेटा आज तुम घर पर रेस्ट करो, आज मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। उनकी बात सुन काजल बिना पीछे मुड़े बोली, नहीं माँ आप आराम करो, आपको भी अपना ख्याल रखना है, मैं उनका ख्याल रख लूंगी। उसकी बात सुन सबिता जी कुछ नहीं बोली, वो बस जाती हुई काजल को देख रही थी। उन्हें उसे ऐसे देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। 2 हफ्ते हो गए थे काजल को अच्छे से आराम किए हुए। जब से कमलेश जी बीमार पड़े तभी से उसने अपने पापा का बिजनेस को संभाला। वह दिन भर ऑफिस में रहती, रात को घर आकर फ्रेश होकर कुछ खाती और हॉस्पिटल जाती। पापा को खाना खिलाती, उनके सो जाने के बाद घंटों तक उन्हें देखती रहती। रात को भी वो बस 2 से 3 घंटा ही सोती, जिस वजह से वो बस 2 सप्ताह में ही काफी ज्यादा दुबली हो गई थी। साथ में उसके आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल पड़ चुके थे। घर से लगभग आधे घंटे की दूरी पर ही हॉस्पिटल था। वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गई। वो सीधे वीआईपी वार्ड में चली गई। उसने जैसे ही वार्ड का डोर खोला उसने देखा कमलेश जी बेड पर लेटे हैं और एक नर्स उन्हें इंजेक्शन लगा रही है। काजल अंदर आई और टेबल पर टिफिन को रखा और उसे खोले लगी। तब तक वह नर्स भी जा चुकी थी। काजल कमलेश जी के पास आई और बेड पर लगी एक बटन को दबा दिया, जिससे कि बेड के कमर से ऊपर के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठ गया। काजल ने बिना कुछ बोले एक स्पून में दलिया लिया और कमलेश जी को खिलाने लगी। कमलेश जी भी बिना कुछ बोले उसके हाथ से दलिया खा रहे थे। वो पिछले 10 दिन से बस दलिया ही खा रहे थे, जिसका वो अपनी पत्नी से शिकायत भी करते थे, पर जब भी काजल उन्हें खिलाती तो वो बिना कुछ बोले खा लेते। काजल उन्हें जो भी खिलाए उनके लिए वो अमृत से कम नहीं होता था। काजल ने एक स्पून करके बाउल का सारा दलिया कमलेश जी को खिला दिया। उसके बाद उसने उनको दवाई खिलाई और उन्हें सुला दिया। उन्हें सुलाने के बाद वह वार्ड से निकली और डॉक्टर से मिलने चली गई। डॉक्टर से इम्प्रूवमेंट पूछने के बाद वह फिर से वार्ड में आ गई और कमलेश जी के पास एक स्टूल में उनके हाथ पकड़े बैठी रही। पिछले 2 हफ्ते से काजल का यही रूटीन चल रहा है। दवाई की असर से कमलेश जी सो गए थे। काजल उन्हीं को देखती रही। उन्हें देखते देखते ही वह भी सो गई। सुबह के 6 बजे काजल की आंख खुली। उसने एक बार अपने पापा को देखा जो अभी तक सो रहे थे। उसके बाद उसने मुंह धोया और घर चली गई। घर जाकर फ्रेश एंड अप होने के बाद काजल ऑफिस चली गई। ऑफिस पहुंचे ही काजल अपने केबिन में गई और वहां से कुछ फाइल्स लेकर बाहर चली गई। आज संडे था तो ऑफिस खाली थी। काजल पार्किंग में गई और कार में बैठ गई। आज उसकी एक मीटिंग था, इसीलिए वह निकल गई। उसकी कार आकर एक बड़े से होटल के सामने रुकी। काजल ने एक बार होटल की तरफ देखा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म करने के बाद वो वहां से निकल गई और कहीं जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मिसी एक रेस्टोरेंट में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी।
काजल की कार आकर एक बड़े से होटल के सामने रुकी। काजल ने एक बार होटल की तरफ देखा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म करने के बाद वह वहां से निकल गई और कहीं जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मिसी एक रेस्टोरेंट में बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद कोई आकर उसके सामने बैठा। उस इंसान को देख वो बहुत खुश हो गई और उसे जोर से गले लगा लिया। फिर उसे छोड़कर उसने उस इंसान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, यार काजल, तुमने यह क्या बना लिया है अपना हालत, कितनी कमजोर लग रही हो। हाँ, ये और कोई नहीं काजल ही थी। मीटिंग बाद उसने अपने एस्टेट को घर जाने को बोला और खुद ही कार ड्राइव करके मिसी से मिलने आ गई। मिसी की बात सुन काजल फीकी सी हंसी हंसते हुए बोली, यार कुछ दिन से वर्कलोड कुछ ज्यादा है तो। मिसी उसकी बात को समझ रही थी। उसने बोला, मैं समझ गई, पर तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर तुम भी अपने आप पर ध्यान नहीं दोगी तो अंकल जी का ख्याल कौन रखेगा। मिसी के मुंह से जैसे ही उसने ये सुना तो काजल ने इतने दिनों तक छुपा कर रखे सारे जज्बातों को और छिपाकर नहीं रख पाए, जिसके वजह से उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उन्हें नहीं पूछा और वैसे ही मिसी को देखते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना ही मैं उस दिन उनसे मिलती और नहीं उन्हें इतना हर्ट करती। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, काश मैं पैदा ही नहीं होती तो शायद आज मैं उन्हें इतना तकलीफ नहीं देती। बचपन से मैंने उन्हें हर्ट ही किया है। वो ये बोलते बोलते सिसकियां ले रही थी। मिसी बिना कुछ बोले काजल को देख रही थी। काजल फिर से बोली, पता है मैं बस 14 साल की थी जब पापा मुझे में मेरी ट्रीटमेंट के लिए एब्रॉड लगाए। उसके बाद उन्होंने मुझे वही छोड़ दिया। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था पापा से, उन्हें नहीं पता मैं उन्हें कितना मिस करती थी। बीच बीच में मैं घर भी आती थी कुछ दिनों के लिए, पर तब भी पापा मेरे साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं करते थे, जिस वजह से मेरी नाराजगी उनके लिए और बढ़ती गई। वह ना ही मुझे कभी कॉल करते थे, ना ही कभी मेरी हालचाल पूछते। फिर जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आई तब भी कुछ नहीं बदला। पापा को अपने काम के अलावा कुछ नहीं दिखता था। एक दिन माँ पापा का एनिवर्सरी था। मैंने और माँ ने मिलकर पापा को सरप्राइज देने की प्लानिंग की। ये बोल उसने उस दिन की सारी बातें मिसी को बताई। ये भी बताई कि वह कैसे घर छोड़कर अकेले रहने लगी और उस दिन अपने पापा से हुई मुलाकात के बारे में भी सारी बातें बता दी। मिसी बिना कुछ बोले बस उसकी सारी बातें सुनती रही। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ के पेरेंट्स कमलेश जी की हालचाल पूछने के लिए हॉस्पिटल आए थे। सिद्धार्थ भी उनके साथ आया था। मिस्टर कपूर और मिसेज कपूर दोनों ही कुछ दिनों के लिए एक ट्रिप में गए थे। कल ही वो घर लौटे थे। जैसे ही उन्हें कमलेश जी की तबीयत के बारे में पता चला तो बिना देरी किए आज सुबह सुबह ही मिले आ गए। जैसे ही सिद्धार्थ को पता चला कि वह लोग मिस्टर शाह से मिलने जाने वाले हैं तो वह भी काजल से मिलने के आस में आ गया। पर जैसे ही वह यहाँ आया उसे पता चला कि काजल तो वहाँ नहीं है। अभी कमलेश जी के साथ सबिता जी थी। सिद्धार्थ ने कमलेश जी का हाल चाल पूछा और काम का बहाना बनाकर अपने मामी पापा को वहीं छोड़ चला गया। उसके जाने के बाद दोनों फैमिली बातें करने लगे। वैसे तो दोनों फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती थी, पर मिस्टर कपूर और कमलेश जी की जान पहचान तब से थी जब से कमलेश जी ने बिजनेस स्टार्ट की थी और उनके इस बिजनेस में मिस्टर कपूर ने उनकी काफी हेल्प की थी, जिस वजह से दोनों अच्छे दोस्त थे काफी पहले से। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और कुछ देर बाद वहां से चले गए। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सिद्धार्थ मयंक से मिलने के लिए जाने लगा, तभी उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। लगभग 15 मिनट बाद ट्रैफिक खुल गई। ट्रैफिक खुलते ही उसने कार भागा दी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी काजल को देखा। एक मरून कलर की कार उसके पास से गुजरी। हाँ, ये काजल ही थी। काजल ने सिद्धार्थ को नहीं देखा, पर सिद्धार्थ ने काजल को अच्छी तरह से देखा था क्योंकि काजल की कार को विंडो खुला था। सिद्धार्थ उसके पीछे जाना चाहता था, पर जब तक वो कार को यूटर्न ले पाता तब तक काजल काफी आगे जा चुकी थी। इसीलिए वो मयंक के फ्लैट ही चला गया। काजल भी हॉस्पिटल आ गई थी। उसने जैसे ही वीआईपी वार्ड की डोर को खोलकर अंदर जाने को हुई तभी उसे अपनी माँ और पापा की बात सुनाई दी, जिसे सुन काजल के आंखों से आंसू बह गए। वो बिना वार्ड के अंदर जा कार लेकर घर चली गई। घर पहुंच वो सीधे रूम पर चली गई और बिना फ्रेश हुए ही बेड पीठ के बाल लेट सीलिंग को देखते हुए थोड़ी देर पहले की उसकी माँ पापा की बातों को याद करने लगी। फ्लैशबैक काजल जैसे ही वार्ड के डोर को खोलने वाली थी तभी उसे उसके पापा की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कमलेश जी, सबिता, मुझे पता है मैंने तुम्हें और काजू को बहुत तकलीफ दी है। मेरी वजह से तुम लोगों का दिल बहुत दुख है। इसके लिए शायद मैं माफी शब्द काफी छोटा है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा इरादा कभी भी तुम लोगों को दुख पहुंचना नहीं थी।
पर काजल के साथ हुई इस हादसे के बाद मैं बहुत डर गया था। मैं नहीं चाहता था कि आगे भी मेरी वजह से कोई मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचे, इस वजह से मैंने आप लोगों से दूरी बना ली। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने आप लोगों की कभी परवाह नहीं की, मैं हर एक छोटी से छोटी चीजों के बारे में ख्याल रखता था। मैंने अमेरिका में भी काजल के आसपास काफी लोग लगा रखा था जो उसको प्रोटेक्ट करे। मैं दूर से ही आप लोगों को प्रोटेक्ट करता रहा, इस चक्कर में ये भूल गया कि प्रोटेक्ट करना और जो चाहिए वो पूरी करना ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं होता, अपने परिवार को टाइम देना भी होता है। मैं काजल से भी एक बार माफी मांगना चाहता हूँ, पता नहीं वो मुझे कभी माफ कर पाएगी भी या नहीं। यह सुन काजल अपने जज्बातों को नहीं संभाल पाई और वहां से निकल गई। काजल घर आकर पापा की बातों को याद कर रही थी जो वह मां से कर रहे थे। उस बारे में सोचते सोचते काजल के आंखों से फिर से आंसू आ गए। पुरानी बातों को याद करते करते ही काजल सो गई। अगले दिन सुबह का वक्त मिसी मयंक से किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रही थी। मिसी बोली, मयंक मैं कैसे खाऊंगी यह सब? माइक बोला, अरे इसमें क्या परेशानी है, बस उनकी बातों का जवाब ही तो देना है। मयंक की बात सुन मिसी ने उससे पूछा, क्या तुमने आज तक इंटरव्यू दी है? मयंक ने कंफ्यूजन में अपना सर ना ने हिलाया। उसे पता नहीं चला रहा था कि मिसी क्या कहना चाहती है। मयंक को ना में सिर हिलाता देख मिसी ने उसे घूर कर देखते हुए बोली, तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो बस उनकी सवाल का जवाब देना है? मयंक ने कहा, वीडियो से। ये बोल मयंक हंसने लगा। मिसी नकली हंसी हंसते हुए बोली, हाँ मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। ये घटिया जोक मरना बंद करो और मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दो। मैं कैसे कैमरे के सामने कुछ बोल पाऊंगी? मयंक अब सीरियस होते हुए बोला, तुम कैसे इतने दिन खाना बनाते आए हो? उसका सवाल सुन मिसी बोली, अरे तब तो मेरा फुल कंसंट्रेशन खाना बनाने होता है, वैसे भी उस समय कैमरा थोड़ी ही मेरे मुंह के सामने होता है। उसकी बात सुन मयंक बोला, मिसी तुम डरती बहुत हो यार, इतना डरोगी तो किसे चलेगा? कैमरा ही तो है, वो तुम्हें खा थोड़ी थोड़ी ना डालेगा। जो भी होगा देखा जाएगा। तुम खामखा अभी से टेंशन लेकर इतना डर रही हो। अभी अपने फ्लैट पर जाओ और तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाएगा। मयंक का कहना मिसी को ठीक लगा। क्यों खामखा अभी से टेंशन लेकर आपने सर दर्द के साथ साथ मयंक का भी सर खाए। सो उसने बस हाँ में सर हिला दिया और चली गई। कुछ देर बाद मयंक पार्किंग में मिसी का इंतजार कर रहा था। वो कर के बाहर खड़ा मोबाइल देख रहा था। तभी उसे किसी की फुटस्टेप सुनाई दी। जब उसने इस ओर देखा तो देखता ही रह गया। मिसी उसकी ओर ही चलती आ रही थी। उसने ब्लैक कलर की अनारकली पहन रखी थी, गले में दुपट्टे को डाला हुआ था, खुले बाल, आंखों में पतली सी आईलाइनर, होठों पर हल्का सा लाल लिपस्टिक में वो बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे भी मिसी काफी सुंदर दिखती थी, कॉलेज में भी उसके काफी दीवाने थे, उसने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। मयंक को मिसी स्लो मोशन में आती दिख रही थी। उसने मन में ही कहा, मुझे तो लगा था कि फिल्मों में ही यह स्लो मोशन वाली सीन होती है, पर यहाँ तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। उसने जल्दी से सर झटका और मिसी के लिए कार का डोर खोल दिलाया। मिसी भी बिना कुछ बोले बैठ गई। उसके बैठने के बाद उसने दरवाजे को लगाया और ड्राइविंग सीट में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिसी एक ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी थी। मयंक उसे वही छोड़कर चला गया था। मिसी ने एक बार उस ऑडिटोरिया को देखा और गहरी सांस छोड़कर अंदर चली गई। अंदर पहुंचने से पहले ही उसे कुकिंग स्किल शो के कुछ स्टाफ बाहर ही मिल गए। उन्हीं में से एक उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा। वो स्टाफ उसे ग्रीन रूम में छोड़कर चला गया। मिसी अंदर आते वक्त इधर उधर देख रही थी। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा कारण और लक्की बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी वही की एक चेयर में कर बैठ गई। तभी लक्की ने उसे हाय बोला, उसने भी उसे हाय बोला। ये लोग एक दूसरे के नाम के बिना कुछ नहीं जानते थे। लक्की उसके पास चेयर खिसकते हुए उसके पास आ गया। ये की कारण भी दोनों के पास आ गया। तीनों ही एक दूसरे से बातें करने लगे। लक्की काफी मजाकिया किस्म का था। उसके बातों पर मिसी और करण दोनों ही हंस रहे थे। वही करण सोच समझकर बातें करने वाला था। तीनों को बातें करते करते आधा घंटा हो गया था। तभी एक स्टाफ उन्हें इंटरव्यू हॉल में ले जाने के लिए आया। तीनों हॉल की तरफ चल दिए। तब तक साहिबा और अनंत भी आ चुके थे। दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे। साहिबा तो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसने मरून कलर की नी लेंथ वाली एक बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, ऊपर से एक वाइट कलर का क्रॉप जैकेट पहन रखा था। हाई हील, वेवी बाल और चेहरे में एलिगेंट मेकअप में वह काफी एलिगेंट लग रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह अच्छे घर से बिलोंग करती है। करण और मिसी का ड्रेस ही सिंपल था, बाकी तीनों की ड्रेस देखने में ही काफी महंगी लग रही थी।
वैसे तो मिसी को देखकर पता नहीं चल रहा था कि उनकी ड्रेस कौन सी ब्रांड की है, मगर लगभग 2 साल फैशन शोरूम में काम करने की वजह से उसे ये तो पता चला रहा था कि उनके कपड़े कोई साधारण ब्रांड के नहीं है। सभी लोग ऑडिटोरियम के अंदर चले गए और वहां लगी सीट्स में बैठ गए। साहिबा बीच के सीट में उसके दाएं और अनंत बाएं और लक्की दाएं और के कोने में कारण और बाएं और के कोने में मिसी बैठे। उनके बैठे ते ही पहले तो बहुत सारी फोटोज ली गई, उसके बाद सभी ने अपना अपना इंट्रो दिया। तभी एक रिपोर्टर ने साहिबा से पूछा, मिस साहिबा, जहां तक हमने आपके बारे में जाना है आपने इटली के 7 स्टार होटल में 3 साल तक एज असिस्टेंट शेफ काम किया है, तो आपने इस कंपटीशन में क्यों भाग लेने की सोची? सभी के इंट्रो के बाद एक रिपोर्टर ने साहिबा से पूछा, मिस साहिबा, जहां तक हमने आपके बारे में पता है आपने इटली के 7 स्टार होटल में 3 साल तक एज असिस्टेंट शेफ काम किया है, तो आपने इस कंपटीशन में क्यों भाग लेने की सोची? अभी मैं 3 महीने के घर आई थी, तभी मुझे इस शो के बारे में पता चला तो मैंने इसमें नाम दिया और देखो अब मैं ये हूँ। वैसे भी आई लाइक कॉम्पिटिशन्स, साहिबा ने घमंड से रिपोर्टर को जवाब दिया। उसकी बात सुन रिपोर्टर ने उसे बेस्ट विशेस दी और एक ही सवाल अनंत से पूछा, मिस्टर अनंत, आपको परिवार की तो अच्छी खासी बिजनेस है, होटल्स और रेस्टोरेंट की, तो आपने क्यों शेफ बनने का सोचा? मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, इतना बोल अनंत चुप हो गया। उसका जवाब सुन सारे रिपोर्टर स्पीचलेस हो गए, जिस वजह से सारा हाल कुछ देर के लिए संत रह गया। तभी किसी की फोन की विब्रेशन की आवाज सुनाई दी। संत होने के कारण वाइब्रेशन की भी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसने कुछ देर की संति को भंग किया। इसके बाद ऐसे ही काफी सवाल पूछे गए, ज्यादातर जवाब तो साहिबा और लक्की को ही पूछा जा रहा था, जिससे कि मिसी को ये पता चल गया था कि साहिबा, अनंत और लक्की तीनों ही अच्छे घरानों से आते हैं। लक्की की परिवार तो राजा महाराजाओं के दिन से ही शेफ है और अभी तक उनकी सारी जनरेशन उसे ही फॉलो करती आ रही है। वही करण एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जहां उसकी माँ एक टीचर है और पापा एक डॉक्टर है। कारण खुद भी एक फूड न्यूट्रिशन है। उसे भी खाना बनाना अच्छा लगता था, तो उसने भी इस शो में पार्टिसिपेट कर लिया। मिसी ध्यान से सभी की बातों को सुन रही थी, तभी उसे एक रिपोर्टर में पूछा, मिस मिसिका, हमें आपके बारे में बस उतना ही पता है जितना आपने बताया, क्या आप अपने बारे में और थोड़ा डिटेल में बता सकती हैं? रिपोर्टर की बात सुन मिसी ने बिल्कुल पोलाई होकर कहा, जी, जैसे कि मैंने बताया मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर से हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में मैं दिल्ली आई थी। मैं 23 साल की हूँ। मैंने 3 महीने पहले है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मिसी की जवाब सुन वही रिपोर्टर ने फिर से उसे पूछा, आज इस शो में सबसे छोटी है और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काफी सारे करियर ऑप्शन आपके सामने होंगे, पर आपने शेफ बनना ही चूज क्यों किया? क्योंकि यह मेरे पापा का सपना था कि वो एक शेफ बने। उन्हें होटल ताज से एस असिस्टेंट शेफ का बुलावा भी आया था, पर वो वहां नहीं गए क्योंकि तब मैं पैदा होने वाली थी। मेरी वजह से उन्होंने अपना सपना को छोड़ दिया, इसीलिए मैं उनके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। ये सुन वहां बैठे सभी रिपोर्टर के फेस पर मुस्कान छा गई। ऐसे ही लगभग 1 घंटे तक इंटरव्यू चली। इंटरव्यू खत्म होते ही मिसी बाहर खड़ी ऑटो का इंतजार करने लगी। 5 मिनट बाद ही उसे एक ऑटो मिल गया। वो बैठ एड्रेस बताने लगी। ऑटो वाले ने मिसी की फ्लैट की तरफ ऑटो मोड़ दी। ऑटो वाला मिडिल एज वाला था। वो बार बार ऑटो में लगी फ्रंट मिरर से मिसी को देख रहा था। मिसी ने उसे ऐसे करते देख लिया। पहले तो उसने उसे इग्नोर किया, पर बार बार उसे ऐसा करता देख मिसी को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में ही पूछा, क्या है, क्यों बार बार घूर रहे हो, रास्ते पर ध्यान दो ना। मिसी की फटकार सुन वो ड्राइवर थोड़ा सहम सा गया। फिर वो सफाई देते हुए बोला, अरे नहीं नहीं मैडम, आप हमको गलत समझ रही हैं। हम तो आपको इसलिए देख रहे थे कि आपको हमने टीवी पर देखा था, वो खाना बनाने वाला प्रोग्राम आता है ना टीवी में, वही। ऑटो वाले भैया की बात सुन मिसी को शर्मिंदगी हुई। उसने उनसे माफी मांगते हुए कहा, सॉरी भैया, मैंने आपको गलत समझ लिया। उसकी बात सुन ऑटो वाला फ्रंट मिरर से मिसी को देखते हुए बोला, और सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, गलती हमारी ही थी, हमें ही इस आपको नहीं देखना चाहिए थे। वैसे एक बात बोलूं मैडम? ऑटो वाले की बात सुन मिसी ने बस हम कहा। उसकी हम सुन ऑटो वाला फिर से बोला, हमारी घरवाली को ना आप बहुत पसंद हो, वो आपके लिए ही वो प्रोग्राम देखती है। अगर हम उसे बताएंगे कि आज हम आपसे मिले थे तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। ऑटो वाले की बात सुन मिसी को बहुत खुशी मिल रही थी। उसे आज खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा था। अगर आप बुरा नहीं मानिएगा तो क्या आप एक वह कहते हैं ना ऑटोग्राफ दे दीजिएगा? ऑटो वाले ने एक्साइटेड होते हुए कहा।
उसकी बात सुन मिसी मुस्कुराते हुए उसे सुधारते हुए बोली, ऑटोग्राफ नहीं ऑटोग्राफ होता है। मिसी की बात सुन ऑटो वाला थोड़ा शर्मिंद होते हुए बोला, हाँ वही हम पढ़े लिखे नहीं है ना। उसकी बात पर मिसी मुस्कुरा दी, वैसे ऑटोग्राफ तो दे दूंगी पर मेरे पास तो ना ही पेन है और ना ही कोई पेज है जिसमें मैं लिख सकूं। उसकी बात सुन ऑटो वाले ने एक पेन और एक खाता उसकी ओर बढ़ा दी। वैसे तो मिसी को कभी नहीं लगा था कि वह कभी अपना ऑटोग्राफ भी देगी और ना ही उसे देना आता था। फिर भी उसने दे से तैसे करके साइन तो किया और लास्ट में एक हॉट बनाकर आपके प्रेम के लिए शुक्रिया लिख दिया। उसके बाद वो खाता ऑटो वाले को दे दिया। इस ही बातें करते करते कब मिसी का फॉल्ट आ गया मिसी को पता ही नहीं चला। ऑटो वाले के ऑटो रोकने से उसे इस बात का पता चला। ऑटो वाले को पैसा देकर मिसी अपने फ्लैट की तरफ चली गई। वो आज इतना खुश थी कि उसके होठों से मुस्कान जने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऑटो वाले को पैसा देकर मिसी अपने फ्लैट की तरफ चली गई। वो आज इतना खुश थी कि उसके होठों से मुस्कान जने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगली सुबह पिछले दिन अच्छे से सोने के बाद काजल सुबह सुबह ही हॉस्पिटल आ गई। वो आज काफी फर्श लग रही थी, शायद पूरी नींद लेने के वजह से। वह आकर कमलेश जी के बेड के पास में रखी स्टूल में जा बैठी। उसे अभी भी रह रहकर कमलेश जी की बात याद आ रही थी। उसने धीरे से सोते हुए कमलेश जी के बाएं हाथ को पकड़ लिया और बोली, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं बहुत बुरी बेटी हूँ, बहुत बुरी। आज के बाद से मैं आपकी कोई बात नहीं टलूंगी। आप जो बोलोगे वही करूंगी। अब से मैं आपको एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। ये बोलते बोलते उसने आंखों बहकर एक बूंद आंसू कमलेश के हाथ पर गिरा, जिसे महसूस कर उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। काजल को जब महसूस हुआ कि कमलेश को उठ रहे हैं तो उसने अपनी आंसू पोंछ ली। आंखें खोलते ही कमलेश जी ने काजल को खुद के पास उनका हाथ पकड़े बैठे देखा तो उनके फेस पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। काजल हाथ कस के पकड़ते हुए बोले, बेटा पता है मैंने तुमको बहुत हर्ट किया है। मैं कभी भी एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। क्या तुम मुझे मारी की गई गलतियों को माफ करोगी? उनकी बात सुन अभी रुके हुए काजल के आंसू फिर से छलक पड़े। उसने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। मैंने कभी भी आपको समझने की कोशिश नहीं की, आपके की गई मेहनत को देखने की कोशिश नहीं की। बुरी तो मैं हूं, मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। आज तक कमलेश जी ने काजल को एब्रॉड भेजने के बाद से रोते हुए नहीं देखा। देखते भी कैसे आज तक वह अकेले ही रोटी आई थी। अगर वह रोई भी थी तो अपनी माँ और मिसी के सामने। कमलेश जी ने जब काजल को रोते हुए देखा तो उन्हें दुख तो हो रहा था, साथ में खुशी भी। खुशी इस बात की थी कि काजल अब कमलेश जी के आगे खुल रही है। कुछ देर रोने के बाद काजल ने खुद को संभाला और उठकर बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद वह हाथ में एक भीगी टॉवल लेकर आई और कमलेश जी का चेहरा पोंछने लगी। उसके बाद दोनों बाप बेटी गप्पे मारने लगे। ऐसे ही बातें करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चला। जब सबिता जी आई तब काजल को होश आया कि उसे ऑफिस भी जाना है। वो दोनों को बाय बोल ऑफिस के लिए निकल गई। सबिता जी बाप बेटी का रिश्ता धीरे धीरे सुधरता देख बहुत खुश थी। काजल के जाने के बाद उन्होंने कमलेश जी को गीले टॉवल से साफ किया और खुद के साथ लाए खाने को उन्हें खिलाने लगी। दूसरी तरफ कपूर मैंशन में सिद्धार्थ बिना मन के नाश्ता कर रहा था। मिसेज कपूर उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। वहीं उनके पास बैठे मिस्टर कपूर अपने खाने को खाने में बिजी थी। मिसेज कपूर ने सिद्धार्थ की इस हरकत को अनदेखा कर पूछा, तो क्या सोचा है मेरे और तुम्हारे पापा के फैसले के बारे में? उनकी बात सुन सिद्धार्थ बोला, मैं कोई ब्लाइंड डेट वेट पर नहीं जा रहा। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आई लाइक समवन एल्स। उसकी बात सुन मिसेज कपूर बोली, मैंने भी कहा न कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ उस लड़की को हमसे मिलवाने के लिए। अगर 2 दिन में तुमने उसे हमसे नहीं मिलवाया तो तुमको मेरे कहे मुताबिक ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ेगा और तुम्हारे पास बस आज का दिन रह गया है। अगर आज तुमने उसे हमसे नहीं मिलवाया तो तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। उनकी बात सुन सिद्धार्थ गुस्से से चेयर से उठा और बिना खाना कैंपलाइट किए बाहर चला गया। मिसेज कपूर परेशान होकर उसे ऐसे जाते हुए देखने लगी। पास में ही बैठे मिस्टर कपूर ने उनके कंधे को थपथापने लगे, जैसे कह रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ ऑफिस पहुंच चुका था। वह किसी को कॉल लगा रहा था। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज इन आउट ऑफ नेटवर्क रेंज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। जब दूसरी तरफ से उसे ये सुनाई दिया उसने गुस्से से अपने फोन को फाक दिया, जिस वजह से फोन के बस सिथड़े ही रह गए थे। वो गुस्से से उसके सामने जो भी चीज दिखता उसे फेंकता, जिस वजह से कुछ देर पहले साफ सुथरा दिखने वाला केबिन बुरी तरह से तहस नहस हो गया था। उसके हाथ में भी चोट लगी थी।
जब मयंक उससे मिले उसे केबिन में आया तो केबिन का ये हालत देख हक्का बक्का हो गया। उसने जब सर उठाकर देखा तो सामने ही ऑफिस चेयर में बैठा सिद्धार्थ उसे दिख गया। साथ में उसके हाथ से रिसकर गिरता खून भी उसे दिखाई दिया। वो बिना कुछ बोले अंदर चला गया और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ अपने केबिन में ले गया। सिद्धार्थ भी बिना कुछ बोले उसके साथ चला गया। कुछ देर बाद सिद्धार्थ मयंक के केबिन में एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ पर पट्टी बांध चुकी थी, जो कि मयंक ने बांधा था। मयंक बस उसके सामने बैठे सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था। उसे ऐसे खुद को घूरता देख सिद्धार्थ बोला, अरे इसे क्यों घूर रहा है, क्या अब तू मुझे खाएगा? उसकी बात सुन मयंक बोला, जी नहीं, आई एम नॉट अ कैनिबल। अब बातों को मत घुमा और सीधे सीधे बोल क्या हुआ है। उसकी बात सुन सिद्धार्थ ने एक पल के लिए मयंक को देखा और बोला, यार काजल मेरा फोन नहीं उठा रही है। उसकी बात मयंक बोला, इतनी सी बात तो नहीं है, कुछ और भी है। क्या हुआ है, पूरी बात बता। इस बार सिद्धार्थ ने बिना कुछ भी छिपाए 2 दिन पहले उसकी मां के द्वारा दी गई शर्त के बारे में बता दिया और उससे कुछ सलूशन भी मांगने लगा। सिद्धार्थ मयंक के केबिन में एक चेयर पर बैठा था। उसके हाथ पर पट्टी बांध चुकी थी, जो कि मयंक ने बांधा था। मयंक बस उसके सामने बैठे सिद्धार्थ को घूरे जा रहा था। उसे ऐसे खुद को घूरता देख सिद्धार्थ बोला, अरे इसे क्यों घूर रहा है, क्या अब तू मुझे खाएगा? उसकी बात सुन मयंक बोला, जी नहीं, आई एम नॉट अ कैनिबल। अब बातों को मत घुमा और सीधे सीधे बोल क्या हुआ है। उसकी बात सुन सिद्धार्थ ने एक पल के लिए मयंक को देखा और बोला, यार काजल मेरा फोन नहीं उठा रही है। उसकी बात मयंक बोला, इतनी सी बात तो नहीं है, कुछ और भी है। क्या हुआ है, पूरी बात बता। इस बार सिद्धार्थ ने बिना कुछ भी छिपाए 2 दिन पहले उसकी मां के द्वारा दी गई शर्त के बारे में बता दिया और उससे कुछ सलूशन भी मांगने लगा। उसकी बात सुनने का बाद मयंक ने उसे काजल से मिलने की कोशिश करने को बोला। सिद्धार्थ को भी मयंक की बात ठीक लगी तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और अपने केबिन में आ गया। ऐसा नहीं था कि उसने काजल से मिलने की कोशिश नहीं की थी, पर उसने आज ठान लिया था कि आज वह उससे मिलकर ही रहेगा। इसीलिए उसने अपने एक आदमी को काजल के पीछे लगा दिया और उसकी पल पल की खबर देने के लिए कहा। वह केबिन में अपने चेयर में बैठे चेयर को बार बार घुमा रहा था। थोड़ी देर पहले तहस नहस हुआ केबिन अभी बिल्कुल साफ था। देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले इस केबिन की हालत कितनी खराब थी। खैर सिद्धार्थ चेयर में बैठा उसे घुमा ही रहा था कि उसकी आंखें एक बॉक्स में जा रुकी। उसने उस बॉक्स को खोलकर देखा। उसमें एक नया फोन था। फोन के ऊपर एक स्टिकी नोट लगी हुई थी। उसे पता था ये फोन किसने उसे दी है। उसने नोट को उठाया और पढ़ने लगा। गुस्से में, इसे भी मत फेंक, क्यों मेरे पास तेरे जितने पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए खर्च कर सकूं। ये पढ़ सिद्धार्थ के फेस पर मुस्कान आ गई। एक मयंक ही तो था जो उसकी सारी बातों को सुनता था और उसके सारी उठपतंग हरकतें सहता था। शायद मयंक उसे खुद से भी ज्यादा जानता था, इसीलिए उसे उसका चेहरा देखकर ही पता चल जाता था कि वह कब परेशान है कब खुश है। शायद बेस्ट फ्रेंड होते ही ऐसे हैं कि बिना आपके कुछ बताए आपका चेहरा देखकर ही बता दे कि आप क्या सोच रहे हैं। सिद्धार्थ ने फोन को उठाया और टेबल में रखी उसकी सिम को उसमें पुट करके फोन को ऑन किया। फोन के ऑन होते ही सिद्धार्थ को मैसेज किया, तू कहे तो तेरी सैलरी बढ़ा दूं। दूसरी तरफ मयंक जी काम में बिजी था। फोन का नोटिफिकेशन से उसका ध्यान काम से हट गया। उसने जब फोन देखा तो उसमें सिद्धार्थ का मैसेज देख उसने उसे रिप्लाई में कहा, जी सीईओ साहब, आपकी मेहरबानी होगी इस नजीज पर। सिद्धार्थ जो पीसी से काजल की फोटोज अपने मोबाइल में कॉपी कर रहा था, वह मयंक का रिप्लाई पढ़ बस मुस्कुरा दिया। उसने मयंक के रिप्लाई का जवाब नहीं दिया। वही मयंक भी सिद्धार्थ के मैसेज का रिप्लाई करने के बाद अपने काम में लग गया। उसने एक बार भी फोन पर ध्यान नहीं दिया, जैसे उसे पता हो कि अब उसे सिद्धार्थ का कोई मैसेज नहीं आएगा। सिद्धार्थ भी काजल को सारी फोटोज अपने फोन में कॉपी करने के बाद उसकी एक फोटो को फोन के वॉलपेपर में लगा लिया और काजल के साथ बिताए लम्हे को याद करने लगा। उसे अब बस इंतजार थी तो शाम की। दूसरी तरफ मिसी के फ्लैट में मिसी फोन में गाना लगा किचन में कुछ बना रही थी, साथ में गाना गुनगुना भी रही थी। लाइक एन एको इन द फॉरेस्ट। बीच का पार्ट कोरियन होने के कारण उसे वह पार्ट नहीं आता था। जब फिर से इंग्लिश पार्ट आया तो वो फिर से गाने लगी। ये लाइफ गोस ऑन लाइक एन एरो इन द ब्लू स्काई। वो गाना गाते गाते साथ में झूमते हुए खाना बना रही थी, तभी उसका फोन में किसी की कॉल आई। उसने कैसे ही कॉलर आईडी में अपने मां फ्लैश होते हुए देखा। उसने खुशी से कॉल पिक कर ली और उनसे बातें करने लगी। ऐसे ही दिन बीत गए। शाम को काजल ऑफिस से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गई।
वही काजल के पीछे लगाया गया उस इंसान ने भी सिद्धार्थ को काजल के हॉस्पिटल जाने के बारे में बता दिया। वह भी बिना देर किए सीधा निहाल गया हॉस्पिटल। शाह कंपनी से हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो 20 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच गई। कमलेश जी के वार्ड के बाहर पहुंचते से ही वो दूर को धक्का देने को हुई, वैसे ही अंदर अपने माँ और पापा की बात सुनकर उसके पैर जम गए। सबिता जी कह रही थी, मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा, इतने बड़े खानदान से होने के बाद भी कितना डाउन टू अर्थ है। उनकी बात सुन कमलेश जी बोले, हाँ वह तो है, वैसे भी उसके माता पिता से उसे ये सीख मिली है, वह भी तो कितने डाउन टू अर्थ है। सबिता जी उनके बातों पर हामी भेरते हुए बोली, सो तो है, मुझे लगता है उससे अच्छा लड़का हमें काजल के लिए मिल ही नहीं सकता। उनकी बातों से सहमत होते हुए कमलेश जी बोले, हाँ तुमने सही कहा, मैं बस मरने से पहले मेरी काजू की शादी होते देखना चाहता हूँ, पर इससे पहले मैं काजल की सहमति जरूर लूंगा, उसके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैंने बचपन से ही उसे बहुत तकलीफ दी है, अब और नहीं, अब मरने से पहले मैं काजल के चेहरे पर बस खुशी देखना चाहत हूँ। उनकी बातें सुनकर सबिता जी कुछ बोलने को हुई ही थी कि तभी काजल वार्ड के अंदर आ गई। उसने हल्के गुस्से में कमलेश जी को घूरते हुए कहा, यह मरने की बातें आगे से मुझे आपके जुबान से कभी नहीं सुनना चाहिए, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। रही बात मेरी शादी की, तो आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी काऊंगी। उसे ही पता था उसे ये कहते वक्त अपने दिल में कितना दर्द हो रहा था। उसकी बात सुन कमलेश जी मुकुराते हुए बोली, ओके बाब, अब से नहीं कहूंगा मरने की बातें। वैसे मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कहने पर किसी से भी शादी कर लो, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। तुम पहले उस लड़के से मिलो, उसके बाद तुम अपना फैसला मुझे बताना। उनकी बात सुन काजल में मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा था उसे कोई नहीं देख सकता था। वो मुस्कुराते हुए माँ से पापा का ख्याल रखने का बोल वहां से निकल गई। वो बिना किसी भाव के नीचे पार्किंग की तरफ चली गई। वही पार्किंग में सिद्धार्थ काजल का वेट कर रहा था। दरअसल सिद्धार्थ के ऑफिस से हॉस्पिटल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता था, इसीलिए उसे ये पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। इतना टाइम लगता देख उसे लगा कि वह आज भी काजल से नहीं मिल पाएंगे। ये सोच वह डे से ही निराश होकर जाने लगा। वैसे ही उसे पार्किंग में एक लिफ्ट आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुन वह डे से ही पीछे मुड़ा, उसे सामने से काजल आती दिखाई दी। 3 हफ्ते बाद काजल को ऐसे खुद के सामने देख सिद्धार्थ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही काजल अपने ही धुन में कुछ सोचते हुए चली जा रही थी। उसे सामने ही खड़ा सिद्धार्थ भी नहीं दिखा, वो उसके पास से ही गुजरी। सिद्धार्थ भी काजल में इस कदर खोया था कि कब वह उसके पास से ही गुजरी उसे पता ही नहीं चला। जब उसे होश आया उसने पीछे मुड़कर अपने कार के पास जाती हुई काजल को पुकारा। ये जानी पहचानी सी आवाज सुन काजल के पैर थम गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिद्धार्थ को अपने तरफ प्यार से देखता पाया। उसे देख वह भागकर सिद्धार्थ के पास गई और उसे किस करने लगी। उसे ही पता था उसने इन 3 सप्ताह में उसे कितना मिस किया। वो उससे बात करना चाहती थी, पर वो ऑफिस के काम और पापा के बीमार होने के वजह से इतना बिजी और परेशान हो गई थी कि उसे किसी बात की सुध नहीं थी। उसने तो डे से खुद के ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया था। आज जब इतने दिन बाद उसने सिद्धार्थ को देखा तो वह खुद के जज्बातों को नहीं संभाल पाई और सीधे उसके पास जाकर उसे किस करने लगी। वही सिद्धार्थ तो काजल की इस साडेंट किस से हक्का बक्का रह गया। उसे होश तब आया जब उसे काजल के होठ अपने होठों पर हिलते हुए महसूस हुआ। यह महसूस करते ही सिद्धार्थ ने काजल के कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटा लिया और काजल का साथ देने लगा। काजल ने भी अपना हाथ सिद्धार्थ के गले में डाल दिया। वो लोग पूरे पैशन के साथ एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो दोनों इतने करीब थे कि उनके बीच से हवा भी पर ना हो पाए। किस करे करते काजल के दाएं आंख के कोने से एक आंसू का कतरा बह गया। सिद्धार्थ को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। वो बस आंख बंद करे काजल के होठों का रस पिए जा रहा था। वो बस चाहता था कि यह वक्त यही थम जाए और हमेशा हमेशा के लिए उसकी काजल उसके इतना ही पास रहे। लगभग 5 मिनट के पेसोनेट किस के बाद दोनों अलग हुए और लंबी लंबी सांस लेने लगे। सिद्धार्थ ने अभी भी काजल को कमर से पकड़ रखा था, जिस वजह से सांस लेते वक्त काजल का सर इस सिद्धार्थ के सीने से टकरा रहा था। काजल ने अपने सांस को काबू किया और धीरे से सिद्धार्थ से अलग होकर बोली, लेट्स ब्रेक अप सिद्धार्थ। लगभग 5 मिनट के पेसोनेट किस के बाद दोनों अलग हुए और लंबी लंबी सांस लेने लगे। सिद्धार्थ ने अभी भी काजल को कमर से पकड़ रखा था, जिस वजह से सांस लेते वक्त काजल का शरीर सिद्धार्थ के सीने से टकरा रहा था। काजल ने अपने सांस को काबू किया और धीरे से सिद्धार्थ से अलग होकर बोली, लेट्स ब्रेक अप सिद्धार्थ।
काजल की बात सुन सिद्धार्थ शॉक्ड हो गया। उसे लगा कि काजल कुछ और बोल रही है और वह लेट्स ब्रेकअप सुन रहा है। वह काजल से पूछता है, क्या कहा तुमने? तुम कुछ बोल रही हो और मैं कुछ अलग ही सुन रहा हूँ। सिद्धार्थ की बात सुन काजल अपने दिल को मजबूत बनाकर बोली, नहीं सिद्धार्थ, तुमने बिल्कुल सही सुना है, मैंने कहा ब्रेकअप कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे इस रिलेशनशिप को संभाल पाऊंगी। दैट्स व्हाई आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू सिद्धार्थ। ये बोल वो बिना पलटे वहां से कार लेकर चली गई। वो मिरर से उसी जगह किसी स्टेचू की तरह खड़ी सिद्धार्थ को देखते हुए कार को आगे बढ़ा देती है। वही सिद्धार्थ को अभी तक काजल के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो माइंड में अभी तक काजल की बोली गई बातों को प्रोसेस करने में लगा था। उसे विश्वास तब हुआ जब काजल वहां से कार लेकर बिना एक बार भी उसे देखे वहां से चली गई। सिद्धार्थ के आंखों से पानी बहने लगा। वो डेसे तेसे करके अपने कार में बैठा और कर को एक बार के सामने ले जाकर रोक दिया। जब वह कार से उतरकर बाहर निकल तो इसकी आंखें बिना पिए ही लाल हुई पड़ी थी। उसने बार काउंटर में जा बार टेंडर से एक विस्की ऑर्डर की और वहां रखे लंबे से स्टूल में जा बैठा। बार टेंडर ने उसके ऑर्डर के मुताबिक एक विस्की की बोतल खोल जैसे ही एक ग्लास में डालने वाला था वैसे ही सिद्धार्थ ने उसके हाथ से बोतल छीन ली और एक ही बार में सारी बोतल पी ली। नीट विस्की पीने के कारण उसे गले में जलन महसूस हो रहा था, पर यह जलन उसके दिल के दर्द के आगे कुछ नहीं था। वही सामने खड़ा बार टेंडर अभी अभी क्या हुआ उसे ही समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी। वो बार टेंडर को और एक बोतल लाने को बोल रहा था। वो बार टेंडर तो बस आंखें फाड़े सिद्धार्थ को देखे जा रहा था। बार टेंडर को अपनी बात ना मानता देख सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, आर यू डेफ? आई सेड आई वॉन्ट मोर विस्की, यू डेफ? उसके चिल्लाने पर बार टेंडर डर गया। उसने जल्दी से और एक बोतल निकालकर सिद्धार्थ के सामने रख दी। वहीं दूसरी तरफ काजल जो कार चला रही, उसने कार को रोड से साइड में रोका और कब से रोक रखे आंसू को अब वह रोक नहीं पा रही थी और उन्हें बहने दिया। वो स्टीयरिंग में सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसे हिचकी आने लगी। वो हिचकियां लेते हुए बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी फॉर लाइंग यू, आई एम सॉरी। यही शब्द दोहराते दोहराते वो फूट फूट कर रोए जा रही थी। दूसरी तरफ मयंक अपने रूम में बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अभी उसने ब्लैक कलर का टी शर्ट और एक हाफ पेंट पहन रहा था। वो लैपटॉप पर बड़े ही तेजी से टाइप किए जा रहा था। तभी उसका फोन बजा। फोन की दूसरी ओर से कुछ कहा गया जिसे सुन मयंक लैपटॉप को बंद कर एक जीन पहन गाड़ी की चाबी लिए बड़े ही तेजी से फ्लैट से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी एक बार के सामने जा रुकी। वो बिना देरी किए बार के अंदर चला गया। वही सिद्धार्थ अभी तक 3 बोतल विस्की चढ़ा चुका था। अभी उसके हाथ में और एक बोतल था जो आधी से ज्यादा खाली थी, जिसे वो पी चुका था। इतना पीने के बाद सिद्धार्थ नशे में पूरा धुत हुआ पड़ा था। वो सामने खड़े बार टेंडर को गाली दिए जा रहा था। वही कुछ लड़कियां कब से उसे ताड़े जा रही थी। ताड़ती भी क्यों ना, सिद्धार्थ था ही इतना हैंडसम। नशे में होने के बावजूद भी उसका हैंडसम चेहरा, उसकी मस्कुलर बॉडी जो कि ऊपर के 3 बटन खुले हुए होने के कारण थोड़ी बहुत दिख रही थी, वह लड़कियों को उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। इतने हैंडसम इंसान को खुद के सामने देखकर भी लड़कियां उसकी तरफ जाने से डर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक लड़की उसके पास गई थी। उस लड़की ने उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गुस्से में घूरकर उसे झटक दिया, जिस वजह से वह लड़की लड़खड़ाकर गिर गई। अचानक उसके गिरने की वजह से सभी का ध्यान उस ओर गया। सभी को खुद को घूरते देख वह लड़की शर्मिंदा होकर वहां से उठकर भाग गई। उसकी यह हालत देख किसी ने भी सिद्धार्थ के पास जाने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद एक लड़की जिसके कंधे तक गिरते स्ट्रेट बाल थे, उसने ब्लैक कलर का काफी छोटा 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी, वो सिद्धार्थ के तरफ भागने लगी। सभी लोग बस उस लड़की को देख रहे थे और वेट कर रहे थे आगे क्या होगा। वो सिद्धार्थ के काफी करीब पहुंच गई थी। वह उसे छू पाती उससे पहले ही उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। जब उस लड़की को इस बात का अंदाजा हुआ तो वह चीरकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए डेसे ही पीछे पलटी। पीछे खड़े सिद्धार्थ से भी ज्यादा हॉट लड़के को देख वो लड़की डेसे अपनी पलकें झपकाना तक भूल गई। उस लड़के ने एक झटके से उस लड़की का हाथ छोड़ा और वार्निंग ट्यून में बोला, स्टे अवे फ्रॉम हिम। वही सिद्धार्थ जो नशे की हालत में झूलकर कुछ बुदबुदा रहा था, उसने डेसे ही जानी पहचानी सी आवाज सुना तो आवाज की तरफ देखने लगा। सामने जाना पहचाना चेहरा देख सिद्धार्थ स्टूल से उठा और उस इंसान के गले लगते हुए बोला, अरे मेरी मिगू डार्लिंग, मुझे लाइन आ गई। बस एक तुम ही हो जो मेरा साथ नहीं छोड़ती।
उसकी बकवास को इग्नोर करते हुए मयंक ने उसे संभाला और बिल पे करके जैसे तैसे उसे घसीटते हुए बार के बाहर ले गया। वहीं अंदर बार में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे। एक लड़की बोली, यार वो लड़का तो हॉट था ही, पर बाद में जो लड़का आया था वह तो और ज्यादा हॉट था। उसकी बात पर दूसरी लड़की जो उसके पास ही खड़ी थी वह उसके बातों पर हामी भरते हुए बोली, सही कह रही हो तुम, ही वॉज डैम हॉट यार। उसके फीचर्स इंडियन प्लस फॉरेनर वाला था ना। उसकी बात सुन पहली लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। उनके पास खड़ा लड़का जो कब से मयंक और सिद्धार्थ को तारीफ सुन रहा था वो चिढ़कर बोला, कोई फायदा नहीं इतना हैंडसम होने का, मुझे तो उन्हें देखकर लग रहा था शायद दोनों गए होंगे। उसकी बात सुन पहली वाली लड़की चीढ़कर उस लड़के को देखते हुए बोली, कुछ भी मत बोल। दूसरी लड़की कुछ सोचते हुए बोली, नहीं यार दीप सही बोल रहा है, मुझे भी लगा दोनों गए कपल है। देखा नहीं वो कैसे एक दूसरे से चिपक हुए थे, ये दोनों लड़कियों को खुद को छूने भी नहीं दे रहे थे। कौन लड़का लड़कियों के उन्हें छूने से गुस्सा होता है भला। उसकी बात सुन पहली लड़की थोड़ी देर पहले की बात को याद करते हुए बोली, यार तू बोल तो सही रही है। फिर दुखी होते हुए बोली, यार इतने हॉट हॉट लड़के ही क्यों गए होते हैं। उनकी बात सुन उनके पास खड़ा लड़का जिसका नाम दीप था उसके फेस पर टेढ़ी मुस्कान आ गई, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। सिद्धार्थ काजल से ब्रेकअप के बाद एक बार में बैठा विस्की के 4 बोतल गटक चुका था, जिस वजह से वह नशे में धुत था। उसे इस हालत में देख एक बार टेंडर ने सिद्धार्थ के फोन से मयंक को कॉल कर दिया। जब मयंक सिद्धार्थ को लेने आया उसने देखा एक लड़की सिद्धार्थ को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से उसने उसे सिद्धार्थ से झटक कर दूर कर दिया। सिद्धार्थ ने जब खुद के सामने मयंक को देखा तो मिगू डार्लिंग कहते हुए उसके गले से जा लगा। मयंक उसकी इन सारी हरकतों को इग्नोर करते हुए जैसे तैसे बार से बाहर ले गया। उनके जाते ही बार के अंदर के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। मयंक ने सिद्धार्थ को कार में बिठाया और खुद के फ्लैट की तरफ कार को मोड़ दी, क्योंकि वह सिद्धार्थ को इस हालत उसके घर तो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वह उसे अपने फॉल्ट ही ले जाने लगा। थोड़ी देर में ही वह फ्लैट पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ अभी भी कुछ ना कुछ बड़बड़े का रहा था। वह पूरे रास्ते शी डिक मी मयंक शी ब्रोक अप विथ मी यही बुदबुदा रहा था। मयंक ने जैसे तैसे घसीटते हुए अपने फॉल्ट तक ले आया और अपने रूम में ले जाकर जोर से उसे बेड पर धक्का दे दिया, क्योंकि अब मयंक की सहन सीमा खत्म हो चुका था। सिद्धार्थ नशे में मयंक से चिपके हुए उल्टी पुल्टी हरकतें किए जा रहा था। सिद्धार्थ इतने नशे में था कि मयंक के धक्के से जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बिस्तर में गिरने के बाद भी वो कुछ देर बुदबुदाता रहा। थोड़ी ही देर में मयंक को उसके खर्राटों को आवाज सुनाई दी। उसकी खर्राटों को आवाज सुन मयंक ने सोते हुए सिद्धार्थ को देखा। उसे उससे गुस्सा तो बहुत आया था, पर क्या करता, उसका बेस्ट फायर रेंज जो था। मयंक ने पहले तो सिद्धार्थ को अच्छे से सुलाया, उसके बाद उसके जूते उतारे और कंबल ओढ़ाकर बाहर हल में चला गया। वो हल के सोफे पर ही सो गया। सुबह का वक्त, आज शनिवार था। आज मिसी का शो था तो मयंक पार्किंग में मिसी का वेट कर रहा था। थोड़ी ही डोर में मिसी भी आ गई। उसने मिसी के लिए कार का डोर ओपन किया। मिसी उसमें जा बैठी। उसके बैठके ही माइक ने कर डोर लगा दिया और खुद ड्राइविंग सीट में जा बैठा। थोड़ी ही देर में दोनों वेन्यू पहुंच गए थे। मिसी कार से बाहर निकलने लगी तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बहुत प्यार से निहारते हुए बोला, ऑल द बेस्ट। मिसी ने भी रिप्लाई में मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और वहां से चली गई। मयंक बस जाती हुई मिसी को देख रहा था। वहां कोई और भी था जो कार से मिसी को इतनी महंगी कार से निकलते हुए देख रहा था। उसे पता था मिसी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पास तो इतनी महंगी कार होने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसने अपने पास बैठे इंसान से अंदर जाती हुई मिसी की ओर पॉइंट करते हुए बोला, मुझे इस लड़के की और वो कार वाले की डिटेल्स चाहिए शो के बाद। उसकी बात सुन उसके पास बैठा इंसान ने सहमति में कहा, ओक बॉस। दूसरी तरफ सिद्धार्थ घर जा चुका था। वो अभी तक ऑफिस नहीं गया। वो घर आकर सीधे अपने रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश एंड अप होकर जब नीचे आया तो देखा हाल में बैठी उसकी मॉम फूलों को वास में रख रही थी। सिद्धार्थ भी हल में ही चला गया। वह मां के पास खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा था। जब मिसेज कपूर को एहसास हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है तो उन्होंने सर उठाकर जैसे ही देखा उन्हें सामने सिद्धार्थ खड़ा देखा। जैसे ही सिद्धार्थ ने मां को खुद के तरफ देखता पाया तो उसने अपनी नजरें उनसे हटा ली। उसे देख मिसेज कपूर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ बोला, आई एम रेडी। उसकी बात मिसेज कपूर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कंफ्यूजन में पूछा, रेडी फॉर व्हाट?
ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन में बोला और फिर से अपने रूम में चला गया। उसकी बात सुन मिसेज कपूर बहुत खुश हुई। उन्होंने खुशी से किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से डे से ही कॉल पिक किया गया। वैसे ही वह एक्साइटेड होते हुए बोली वह मान गया। दूसरी तरफ मिसी का आज का परफॉर्मेंस खत्म हो गया। अगले हफ्ते फाइनल होना था। आज के परफॉर्मेंस की खासियत यही थी कि 5 लोग जो अब फाइनल में पहुंच चुके थे उन्हें वोट मिलने वाली थी। जिससे ज्यादा वोट मिलेगा वही विनर होगा। आज मिसी की परफॉर्मेंस काफी अच्छा गया था। उसे आज जजीज के मुंह से काफी तारीफें सुनने को मिली। वो खुश थी, साथ में थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि कल से वोटिंग स्टार्ट होने वाली थी 48 घंटे के लिए। वो वेन्यू से बाहर आई तभी उसे कार में टिक कर खड़ा मयंक दिखाई दिया। वो मुकसूरते हुए मयंक के पास चली गई। वो जब भी मयंक को देखती थी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती थी। शायद इसको प्यार का जादू कहते हैं। जब भी आप अपने प्यार को देखते हैं या फिर उनका प्रेजेंस ही काफी है आपके दिल में सुकून पहुंचाने के लिए। मयंक भी कब से मिसी को ही देख रहा था। उसे मुस्कुराते हुए देख उसके दिल को सुकून मिल रहा था। मिसी मयंक के सामने आकर खड़ी हो गई। मयंक उसकी ओर देख बोला, आज कोई बहुत खुश है। मिसी खुशी से चहकते हुए बोली, हाँ बहुत। पता है आज मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया। तुम्हें पता है आज जजेस ने मेरी बहुत तारीफ की, पर मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ, कल से वोटिंग शुरू हो जाएगी। उसकी बात सुन मयंक ने उसके बाल बिगड़ते हुए बोला, डोंट वॉरी सब ठीक होगा। मयंक के बाल बिगाड़ने से मिसी चिढ़ गई। वह मयंक को घूरते हुए बोली, तुम ये बात बिना मेरे बाल बिगड़े भी कह सकते थे। तुम्हें पता भी है इतने लंबे बाल को कंघी करना कितना मुश्किल होता है। उसे ऐसे गुस्सा करते देखा मयंक हाथ जोड़ते हुए बोला, ओह मेरी रुद्रमा देवी संत हो जाओ, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, अब कार में बैठा घर भी जाना है। उसकी बात सुन मिसी उसे घूरते हुए कार में जा बैठी। उसके बैठते ही मयंक भी कार में बैठ गया। वही उसके कार से थोड़ा दूर खड़ी एक व्हाइट कार के अंदर से मयंक और मिसी को देख रहा था। उसके पास बैठा शख्स उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। मयंक और मिसी के वहां से जाते ही उस शख्स ने कैमरा उसके पास बैठे इंसान को दिया। उस इंसान ने भी बिना कुछ बोले कमरे को ले लिया और थोड़ी देर पहले ली गई फोटोज देखने लगा। फोटोज देख उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कमरे को फिर से अपने पास बैठे इंसान को दिया और बोला, कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए। उसके पास बैठा इंसान बोला, ओके बॉस। एक व्हाइट कार के अंदर से मयंक और मिसी को देख रहा था। उसके पास बैठा शख्स उन दोनों की फोटोज क्लिक कर रहा था। मयंक और मिसी के वहां से जाते ही उस शख्स ने कैमरा उसके पास बैठे इंसान को दिया। उस इंसान ने भी बिना कुछ बोले कमरे को ले लिया और थोड़ी देर पहले ली गई फोटोज देखने लगा। फोटोज देख उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कमरे को फिर से अपने पास बैठे इंसान को दिया और बोला, कल सुबह तक काम हो जाना चाहिए। उसके पास बैठा इंसान बोला, ओके बॉस। उसके बाद वो कार भी वहां से चली गई। अगली सुबह फोन की वाइब्रेशन से मिसी की नींद खुली। उसने नींद भरी आंखों से फोन को टटोला। जैसे ही उसके हाथ में फोन लगा उसने नींद भरी आंखों से ही फोन को देखा। फोन देख वो बुरी तरह चौंक गई। फोन में काफी सारे कॉल्स एंड मैसेज के नोटिफिकेशन आए थे। वो उन्हें चेक करने ही वाली थी कि उसका फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। फोन में रिया का नाम फ्लैश होता देख वो चौंक गई। वो मानने ही सोचने लगी, इस लड़की को क्या चाहिए, सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है। ये सोचते हुए उसने कॉल उठा लिया। उधर से रिया बोली, वो मिशिका शर्मा, तुमने तो बड़ी मछली फंसा ली। सोकर उठते ही बिना हाय ये गुड मॉर्निंग के ऐसी बात सुन मिसी का दिमाग खराब हो गया। पर उसे पता था ये लड़की एक नंबर की मुफ्त है, इसीलिए उसने पहले अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बोली, क्या बोल रही हो तुम, कौन सी मछली। वो इतना बोली ही थी कि कल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही काजल का फोन आने लगा। मिसी ने नोटिफिकेशन में काजल के 5 मिस्ड कॉल्स देखे थे। उसने झट से फोन रिसीव किया। मिसी ने मुस्कुराते हुए काजल को गुड मॉर्निंग विश किया। काजल ने भी रिप्लाई में मॉर्निंग कहा। मिसी काजल का सुबह सुबह उसे कॉल करने का कारण जानने के लिए बोली, वैसे मैंने देखा तुमने पहले भी कॉल किया था। आई एम सॉरी यार, मैं सो रही थी, मेरा फोन साइलेंट पर था इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं चला। वैसे कोई जरूरी बात थी क्या। मिसी बात सुन काजल ने क्लैमली पूछा, तुम मयंक सिर को कैसे जानती हो। वैसे भी काजल बहुत क्लैम पर्सनैलिटी वाली थी। वो कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती थी। उसकी यही पर्सनैलिटी अभी अपने पापा के बिजनेस को ठीक से चलने में उसकी मदद कर रहा था। काजल के मुंह से मयंक का नाम सुन मिसी चौंक गई। उसने चौंकते हुए काजल को उल्टा सवाल दाग दिया, तुम मयंक को कैसे जानती हो।
उसका सवाल सुन काजल बोली, मयंक सर सिद्धार्थ के फ्रेंड हैं और वो उन्हीं की कंपनी में काम करते हैं। उसकी बात सुन मिसी सोक्ड होते हुए बोली, डोंट टेल मी, यह वही सिद्धार्थ तो नहीं? सिद्धार्थ कपूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड? 1 मिनट के भी एक सिद्धार्थ को जानती हूँ जिसका नाम सिद्धार्थ है, जो कि मयंक का फ्रेंड है। इसका मतलब तुम्हारा सिद्धार्थ और मयंक का फ्रेंड सिद्धार्थ एक ही है? काजल ने बस हम कहा। मिसी एक्साइटेड होते हुए बोली, इसका मतलब मयंक का फ्रेंड द सिद्धार्थ कपूर हैं, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ। उसकी एक्साइटमेंट देख काजल प्लान टोन में बोली, और मयंक कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है। ये सुन मिस चौंक गई और उसने बोला, क्या मयंक कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हैं? काजल बोली, हाँ। अब तुम ये बताओ कि तुम मयंक सिर को कैसे जानती हो? मिसी काजल के सवाल का जवाब देते हुए बोली, वह मेरा पड़ोसी है और अच्छा दोस्त भी। इसका मतलब तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो? काजल ने पूछा। काजल की बात सुन मिसी झल्लाते हुए बोली, तुम्हें ये किसने बताया? अब मैं मानती हूँ आई लाइक हिम, पर मुझे उसके बारे में नहीं पता। काजल उसकी बात सुन कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो गई। मिसी को जब रियलाइज हुआ कि वो फ्लो में क्या बोल गई, बातों का रुख मोड़ने के लिए उसने काजल से पूछा, वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उसकी बातों का जवाब देने के बजाय काजल ने उल्टा सवाल डाल दिया, तुमने अभी तक सोशल मीडिया चेक नहीं किया? मिसी बोली, क्या सोशल मीडिया? काजल बोली, हाँ। तुम अभी सोशल मीडिया न्यूज सभी तरफ हॉट टॉपिक बनी हुई हो। मतलब? मिसी कंफ्यूजन में बोली, मतलब तुम खुद चेक कर लो। ये बोल काजल ने मिसी की बिना कोई बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। काजल का ऐसे कॉल कट करने के कारण मिसी घूरकर फोन को देखने लगी, फिर सोशल मीडिया चेक करने लगी। जैसे जैसे वो स्क्रॉल कर रही थी वैसे वैसे उसे हैरानी हो रही थी। फाइनली उसे एक ऐसा पोस्ट मिला जिसे देख उसके आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल कुकिंग स्किल शो में जाने के बाद से मिसी के सोशल मीडिया में काफी सारे फॉलोअर्स हो गए थे। अभी उसके आईडी नेगेटिव कमेंट्स के भरी हुई थी। वो ये सब इग्नोर करके जैसे जैसे स्क्रॉल कर रही थी उसे और ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। स्क्रॉल करते उसकी उंगलियां तब जाके ठहरी जब उसकी नजर उसकी ओर मयंक की फोटो पर गई। वो फोटो उस वक्त की थी जब मयंक ने मिसी के बाल खराब कर दिए थे। उसके साथ और काफी सारी फोटोज ऐड की गई थी। साथ में लिखा गया था, कुकिंग स्किल की कंटेस्टेंट मिस मिसिका शर्मा और कपूर इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट को पाया गया एक साथ। क्या ये कर रहे हैं एक दूसरे को डेट? क्या कुकिंग स्किल शो को कपूर इंडस्ट्री में की है जानबूझकर स्पॉन्सर? वहां डाले गए फोटोज बिल्कुल सिंपल थी, पर नीचे लिखा गया कैप्शन उस साधारण फोटोज को ऑफेंसिव बनाने के लिए काफी था। सभी को पता था कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने इस शो को स्पॉन्सर किया था। वो पोस्ट डालने वाला इंसान इनडायरेक्टली मिसी को पॉइंट कर रहा था कि वो अभी तक बिना एलिमाइट हुए जो टॉप 5 में पहुंची है उसका कारण है कपूर इंडस्ट्री। ये पोस्ट देखने के बाद मिसी के आंसू थामने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वो लगातार रोए जा रही थी। उसे लग रहा था इतने दिन की गई उसकी सूरी मेहनत जैसे ऐसे ही चली गई। उसकी कोई अहमियत ही नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मयंक कपूर इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है और उनका रिश्ता एक अच्छे दोस्त का है, भले ही वो उसे पसंद करे। वो यही सब सोचकर रो रही थी कि तभी उसके फोन में मैसेज की बीप सुनाई दी। उसने जब मैसेज करने वाले का नाम देखा उसे बहुत गुस्सा आया। फिर भी वह बिना पढ़े नहीं रह पाए, क्योंकि मैसेज मयंक का जो था। उसने लिखा था, आई नो मिसी, तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो। होना भी चाहिए। मैंने तुम्हें कभी यह नहीं बताया कि मैं कपूर इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ, पर तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में फंसी हो ना, मैं ही तुम्हें इस प्रॉब्लम से निकलूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे बस कल सुबह तक का वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसकी मैसेज पढ़कर पता नहीं क्यों मिसी को बहुत सुकून मिला। उसने बिना रिप्लाई दिए फोन को ऑफ कर दिया। ऐसे ही वो दिन बीत गया। बाकी चारों के वोटिंग पॉइंट्स बाद रहे थे, वहीं मिसी के काम हो रहे थे। मिसी कल से अपने फ्लैट ना ही बाहर निकली थी, नहीं उसने कुछ खाया था। वो बस बेड में पड़ी पड़ी सो रही थी। पता नहीं उसे कहां से इतना ज्यादा नींद आ रही थी। उसने कल से ही अपना फोन भी ऑफ करके रखा था। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे। मिसी बेड से उठी। उसे भूख का एहसास हो रहा था, पर उसे कुछ भी खाने का मन नहीं थी, पर भूख के आगे उसे अपने मन को मनाना पड़ा। वो उठी और एक बर्तन में पानी गर्म करने लगी। पानी जब थोड़ा गर्म हो गया तो उसने एक इंस्टेंट नूडल का पैकेट खोला और उसे गर्म पानी में डाल दिया। वो खड़ी होकर उबलते हुए पानी पर सिकुड़े हुए नूडल्स को फूलते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गैस ऑफ किया और पके हुए नूडल्स को एक बाउल में डालकर खाने लगी।
पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने फोन ऑन कर ली। फोन के ऑन करते ही एक साथ काफी सारे नोटिफिकेशन आए। उसने सारे नोटिफिकेशन को इग्नोर किया। उसकी नज़र काजल की आई हुई मैसेज पर गई। वो कोई मैसेज नहीं था बल्कि एक वीडियो था जो उसने व्हाट्सएप मिसी को भेजा था। मिसी ने उस वीडियो को प्ले किया। वीडियो में मयंक दिखाई दे रहा था। वो रिपोर्ट के आगे खड़ा होकर इन रिव्यू दे रहा था। वीडियो में मयंक ने सभी रिपोर्टर को बड़े आदर से नमस्कार किया और खुद का परिचय देते हुए बोला, नमस्कार, मेरा नाम मयंक जोसेफ है। मैं कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का टेम्परेरी प्रेसिडेंट हूँ, साथ में मैनेजमेंट टीम का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ। उसने टेम्परेरी प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में ज्यादा जोर देते हुए बोला, आप सब जो भी सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। इतना बोल वो संत हो गया। तभी एक रिपोर्टर बोला, मिस्टर मयंक, हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसे कि आप जानते होंगे कि कल से कुकिंग स्किल की टॉप 5 में पहुंच चुकी कंटेस्टेंट मिस मिशिका जी की और आपकी फोटोज काफी ज्यादा सोशल मीडिया में फैल रही हैं और कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। क्या ये बात सच है? मयंक ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया, देखिए, अगर बात हो फोटोज की तो आई मस्ट से जिसने भी खींची है वो सच में तारीफ का हकदार है, क्योंकि मिशिका का पता नहीं पर मेरी आज तक इतनी अच्छी फोटोज किसी ने नहीं खींची। उसकी बात सुन सभी रिपोर्टर्स के फेस में मुस्कान छा गई। रही बात मेरी और मिशिका के रिश्ते की, तो हम दोनों पड़ोसी हैं, साथ ही साथ अच्छे दोस्त भी हैं, मयंक ने आगे कहा। तो उन फोटोज का क्या? फिर से एक रिपोर्टर ने कहा, मुझे नहीं लगा कि वो फोटो देखकर लग रहा है हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लग रहे हैं। वैसे भी मुझे कोई की भी फोटो या फिर किसी के कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी और मिशिका का रिश्ता क्या है, मयंक ने कहा। तभी एक रिपोर्टर ने मयंक को बातों में उलझने के मकसद से कहा, इसका मतलब आप और मिस मिशिका एक अच्छे दोस्त हैं? बेस्क, मयंक बोला, इसका मतलब एक अच्छे दोस्त होने के कारण आपने उनके शो में स्पॉन्सर किया होगा, ताकि एक एक गोली में दो सीकर हो जाए, वही रिपोर्टर बोला। ये सवाल सुन सभी ने पहले तो उस रिपोर्टर को देखा, फिर मयंक को। मिसी भी फोन में बड़े गौर से मयंक को देख रही थी। यह इंटरव्यू लाइव चल रहा था। मयंक थोड़ी देर चुप हुआ, फिर मुस्कुराते हुए कहा, स्मार्ट, नाइस क्वेश्चन। वैसे एक दोस्ती के नाते में ये कर सकता था, पर क्या है ना, कुकिंग स्किल शो में स्पॉन्सर करने का सारा फैसला हमारे सीईओ सर का था। वैसे भी मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि मैं बस टेम्पोरल प्रेसिडेंट हूँ। वैसे भी ऐसे डिसीजन लेने का हक सिर्फ सीईओ के पास होता है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बाकी के कॉन्टेस्टेंट के साथ गलत हो रहा है तो मैं बता दूं, आप लोग इंडिया के टॉप 5 ग्रैंड शेफ के जज को डाउट कर रहे हैं, साथ में कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की भी कहीं ना कहीं बेइज्जती कर रहे हैं। अगर सवाल उठाया जाए मिशिका के टैलेंट की, तो सच बताऊं, आज से पहले मैंने उसके हाथों के जैसी टेस्टी खाना कभी नहीं खाए। शायद आप लोगों ने उसके खाने को एक बार तो जरूर टेस्ट किया होगा। उसकी इस बात से सभी रिपोर्टर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मयंक की बात सुन सभी लोग चौंक गए। मयंक अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, आप सभी ने ममास सेक्टर टिफिन के बारे में सुना होगा, जिसे अभी दिल्ली के आधे से ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। वो और कोई नहीं, मिशिका ही है। ये सुन सभी लोग चौंक गए। मिसी जो फोन में ये सब देख रही थी वह भी चौंक गई। वो कभी नहीं चाहती थी यह सीक्रेट सभी के सामने आए, इसीलिए वह अपने दूसरे फोन से उसे कॉल करने लगी, पर मयंक ने कॉल रिसीव नहीं किया। उसने बोलना जारी रखा, अगर आप सबको विश्वास नहीं होता तो मेरे पास काफी सारे सबूत हैं। ये बोल उसने एक वाइट स्क्रीन में मिसी के खाना बनाते हुए की साथ में टिफिन पैक करने की वीडियो देखा रहा था, जिसे मिसी बार बार बंद करने के लिए बोल रही थी। वीडियो के खत्म होते ही मयंक फिर से बोला, पहले पहले तो आप सभी को टिफिन के लिए मिशिका से कांटेक्ट करना पड़ता था, पर जब से मॉम्स सीक्रेट का वेबसाइट आई है आप सभी को उससे बहुत फायदा हुआ है। उस वेबसाइट को मैंने बनाया है। ये बोल वह वेबसाइट बारे में बात करने लगा। उसकी बात सुनकर सभी को भरोसा सा हो गया था कि मिसी ही दिल्ली वालों की द हिडन शेफ थी। दरअसल जो भी मिसी के टिफिन के फैन थे उन्होंने उसे बनाने वाले का नाम हिडन शेफ रख दिया था। मयंक के इस कन्फेशन और प्रूफ के साथ अब सभी को उनके हिडन शेफ का नाम के साथ साथ चेहरा भी मिल गया था। कुछ देर के शांति के बाद एक फीमेल रिपोर्टर ने पूछा, इसका मतलब मिस्टर मयंक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? उसकी सवाल से मयंक के साथ साथ वहां बैठे सभी के फेस में स्माइल आ गई। फोन में मयंक को गुस्से से घूर रही मिसी भी इस सवाल से थोड़ा संत हो गई और बड़े गौर से मयंक के जवाब का इंतजार करने लगी, क्योंकि यह बात मिसी को भी पता नहीं था कि मयंक की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। एक फीमेल रिपोर्टर ने पूछा, इसका मतलब मिस्टर मयंक आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है?
उसकी सवाल से मयंक के साथ साथ वहां बैठे सभी के फेस में स्माइल आ गई। फोन में मयंक को गुस्से से घूर रही मिसी भी इस सवाल से थोड़ा संत हो गई और बड़े गौर से मयंक के जवाब का इंतजार करने लगी, क्योंकि यह बात मिसी को भी पता नहीं था कि मयंक की कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मयंक ने जवाब दिया, अभी तक तो नहीं, पर फ्यूचर का पता नहीं। उसकी बात सुन वहां बैठी फीमेल रिपोर्टर्स के तो मानो मन में डे से लड्डू फूट रहे थे। लड्डू फूटते भी क्यों ना, सामने इतने हैंडसम लड़का जो खड़ा था वह भी सिंगल। उन्हें क्या पता था उनका कोई चांस ही नहीं है, उसका दिल तो कब का किसी और का हो चुका है। खैर दूसरी रिपोर्टर जो दिखने में काफी सुंदर थी, उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने अभी अभी लिपस्टिक लगाई है। वो बोली, मिस्टर मयंक, हमें जहां तक आपके बारे में पता चला है आप इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, तो सभी लोग जानना चाहते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड इंडियन लड़की को बनाना चाहते हैं या ब्रिटिश। उसकी क्वेश्चन सुन एक मेल रिपोर्टर ने कहा, सबको या सिर्फ आपको जानना है। उसकी इस टिप्पणी से वो रिपोर्टर शर्मा गई और बैठ गई। मयंक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखिए मैंने अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, जब सोचूंगा तो जरूर बताऊंगा। तभी एक रिपोर्टर ने मयंक से पूछा, मिस्टर मयंक, आपकी बातों से कहीं से भी नहीं लगता है कि आप ब्रिटिश हो, ऊपर से आपके फीचर्स भी काफी हद तक इंडियन वाले ही हैं, आप इसके बारे में कुछ बताएं। ऐसे करके रिपोर्टर्स मयंक से अब पर्सनल सवाल पूछने लगे। मिसी ने फोन को साइड में रखा और नहाने के लिए चली गई। वो कल से नहाई भी नहीं थी। यह इंटरव्यू देखने के बाद उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अब सब ठीक होने वाला है। नहाने के बाद उसे अच्छा लग रहा था। उसने घर की सफाई की, यह सब करते करते शाम हो गई। उसने शाम की पूजा की और खाना बनाने लग गई। उसने खाने में एक काफी सारी डिश बनी थी। खाना बनाकर खत्म हुआ ही था कि उसकी डोरबेल बाजी। उसे पता था बाहर को खड़ा है। उसने गुस्से से दरवाजा खोला। मयंक एक ठेले में काफी सारे कोल्ड ड्रिंक्स के केन लेकर आया था, जिससे उसने अपने फेस को छुपाया था। मिसी के दरवाजा खोलते ही उसे ठेले को नीचे किया और चिल्लाया, सरप्राइज। पर मिसी बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूर रही थी। जैसे ही मयंक अंदर आने को हुआ तो मिसी ने जोर से उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। ये देख मयंक खुद में की बड़बड़ाया, रुद्रामा देवी तो अपने रुद्र अवतार में है। चल मयंक, आज तेरा हलाल होने का दिन है। ये बोल उसने दूर के बाहर लगी स्मार्ट लॉक में कुछ नंबर टाइप किया तो दरवाजा खुल गया। मिसी हल्के सोफे पर मुंह फुलाए बैठी थी। मयंक को अंदर आता देख मिसी उसे टोंट कसते हुए बोली, पासवर्ड पता है तो डोरबेल क्यों बजाना। मयंक मिसी की टोंट को समझ गया। उसने फेस पर फेक हंसी लेट हुए सेंटर टेबल में हाथ में पकड़े ठेले को रखा और घुटनों के बाल बैठ दुनिया जहां ही इनोसेंस अपने फेस पर लाकर कान पकड़ लिया। वो अभी कोई छोटे से पप्पी के जैसे इनोसेंट लग रहा था। उसे ऐसे देख मिसी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने मयंक को खींचकर अपने पास बिठाया और उसके कंधे में सर रख दिया। उसके किस हरकत से माय का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा, पर उसने खुद को संभाल लिया, क्योंकि यह कोई पहली बार नहीं थी। पर जब भी मिसी ऐसा कुछ करती उसका दिल जोरों से धड़कता था। मिसी मयंक के कंधे पर सर रखे ही धीरे से बोली, मयंक, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर यह डिसीजन लेने से पहले मुझे बता तो देते। उसकी बात सुन मयंक ने अपना सर घुमाकर आधे बालों से ढकी मिसी के फेस को देखने लगा। मिसी बिना उसे देखे बोली, मुझे पता है तुम मुझे घूर रहे हो। मैंने तुम्हें घूरने के लिए नहीं कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। मयंक चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, पर तुमने कॉल रिसीव ही नहीं किया, तो कैसे बताता। उसकी बात सुन मिसी को खुद की गलती का एहसास हुआ। उसने सॉरी बोला। मयंक ने परिस्थिति को थोड़ा हल्का करने के लिए भूख का बहाना बनाया। दोनों ही खाना खाने के बाद सोफे पर बैठे और बात करने लगे। तभी मयंक बोला, क्यों ना हम तुम्हारा वोटिंग स्कोर चेक करें। मिसी ने मना किया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं यह बात पता थी कि उस अफवाह के बाद उसे कोई वोट नहीं देने वाला। मयंक ने जिद करके वोटिंग ऐप खोला और उसमें मिसी का स्कोर चेक करने लगा। फोन स्क्रीन में आते स्कोर देखकर मयंक का चेहरा पीला पड़ गया। उसे ऐसा देख मिसी उदास होते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि मत देखो, लास्ट में ही होगा मेरा नाम, 100 स्कोर भी नहीं आए होंगे अभी तक। ये बोल उसने मयंक के हाथ से फोन छीन लिया। पर तभी मयंक की बात सुन हैरानी से फोन में विजिबल हो रहे नंबर्स देखने लगी, जिसे देख वह भी चौंक गई। मिसी उदास होते हुए बोली, मैंने कहा था ना कि मत देखो, लास्ट में ही होगा मेरा नाम, 100 स्कोर भी नहीं आए होंगे अभी तक। ये बोल उसने मयंक के हाथ से फोन छीन लिया। पर तभी मयंक की बात सुन हैरानी से फोन में विजिबल हो रहे नंबर्स देखने लगी, जिसे देख वह भी चौंक गई। वोट 100-200 नहीं, पूरे 3000 थे, जिससे उसकी पोजीशन अब चौथे नंबर में आ गई थी।
इसे देख मिसी पूरी तरह चौंक गई। उसे नहीं लगा था कि मयंक का एक इंटरव्यू इतना काम करेगा। तभी उसे अपने फोन पर काफी सारे नोटिफिकेशन सुनाई देने लगी। उसने फोन खोलकर देखा तो सारे नोटिफिकेशन सोशल मीडिया के थे। उसने कल अपना आईडी खोला तो देखा मैसेजेस, कमेंट्स और लाइक्स से उसका आईडी भरा पड़ा है। वो कमेंट्स पढ़ रही थी। उसे लेकर की गई पोस्ट पढ़ रही थी। जहां कल तक उसे सब गालियां दे रहे थे, वहीं आज सभी लोग उसे बेस्ट विशेस दे रहे थे। स्क्रॉल करते करते उसे कुछ वीडियोस मिले जिनमें वो किसी कस्बे के छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी, भिखारियों को खाना बांट रही थी। साथ में छोटू और उसके दोस्त की भी वीडियो थी जहां पर वो लोग बता रहे थे कैसे उन्हें मिसी की वजह से पढ़ाई करने का मौका मिला। ये सारी वीडियोस देख मिसी के आंखों पर आंसू आ गए। मिसी को रोता देख मयंक ने उसकी आंसू पोंछी और उसका सिर अपने कंधे पर रख उसे बातें करने लगा। बातें करते करते मिसी वैसे ही मयंक के कंधे पर सिर रखे सो गई। मयंक को जब मिसी की गहरी सांस सुनाई दी तो उसे पता चला कि मिसी सो गई। उसने धीरे से मिसी को उठाया और उसके कमरे में सुलाकर वो अपने फ्लैट चला गया। अगली सुबह कपूर अनशन में सिद्धार्थ की मां आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज सिद्धार्थ उनकी पसंद की लड़की से मिलने ब्लाइंड डेट पर जाने वाला था। सिद्धार्थ ब्राउन फॉर्मल शूट पहने सीढ़ियों से नीचे आने लगा। ऊपर से किसी के आने का आहट सुन सिद्धार्थ की मोम उस तरफ देखने लगी। आज के दिन भी इस तरह फॉर्मल में रेडी होता देख मिसेज कपूर गुस्सा होते हुए बोली, आज भी यह फॉर्मल सूट में ही आ गया? सिद्धार्थ कंफ्यूजन में बोला, क्या मतलब है आपका कि आज के दिन भी का? उसकी बात सुन मिसेज कपूर और गुस्सा होते हुए बोली, तुम भूल गए कि आज तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना है? उनकी बात सुन सिद्धार्थ मुंह बनाते हुए बोला, मैं नहीं भूला पर आप भूल गई हैं। डेट दोपहर 4 बजे है और अभी 8:30 हो रहे हैं। उसकी बातों को न समझते हुए मिसेज कपूर बोली, तो तू अभी तैयार होकर चला जाना। उनकी बात सुन डिनेक चेयर में बैठे दोनों बाप बेटे ने अपने सर पर हाथ मार ली और मिस्टर कपूर बोले, मेरी प्यारी पत्नी जी, तुम भी ना ज्यादा एक्साइटमेंट में अपना दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाती हो। डेट 4 बजे है, वो अभी रेडी होकर जाकर क्या करेगा? सिद्धार्थ ने उनकी बातों पर हामी भरते हुए ब्रेकफास्ट चबाते हुए कहा, वैसे भी मेरी आज 2 बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं चलता हूँ। ये बोल प्लेट में रखे एक टोस्ट को उठा लिया और उसे खाते हुए बाहर चला गया। पीछे से मिसेज कपूर खाना खत्म करके जाने के लिए बोलती रह गई। सिद्धार्थ जब बाहर आया तो अभी तक जिस चेहरे पर खुशी थी वह गायब हो गई। पिछले कितने दिन से वह काजल का उससे ब्रेकअप करने की वजह से दुखी था। उसे पता था उसे दुखी देख उसके मामी पापा भी दुखी होंगे, इसीलिए उसने आज से ठान लिया था कि अब से खुद खुश ना सही पर मामी पापा के सामने खुश रहने की पूरी कोशिश करेगा। वो कार में बैठ गया और थोड़ी देर बाद ही वो ऑफिस पहुंच गया। दूसरी तरफ मिसी सुबह सुबह आज फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठी। उसने जॉगिंग में जाने की सोची, इसीलिए वो एक ओवरसाइज टी शर्ट और ब्लैक स्लिम फिट पेंट पैरों पर स्पोर्ट शूज पहने कानों में हेडफोन लगाए जॉगिंग के लिए चली गई। वो जहां जॉगिंग कर रही थी पास ही में एक पार्क था। ये काफी लोग सुबह सवेरा चलने ये जॉगिंग करने के लिए आते थे। मिसी को जॉगिंग करते हुए काफी लोग घूर घूर कर देख रहे थे। मिसी ने इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो थककर पार्क में बने एक बांच पर बैठ गई। तभी सामने से गुजरता के कपल ने जब मिसी को देखा तो पूछने लगे, तुम मिशिका शर्मा हो ना? मिसी ने बास हाँ में सिर हिला दिया। उस औरत ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मैं रोज कुकिंग स्किल शो देखती हूँ, तुम मेरी फेवरेट हो, मैंने तुम्हारे लिए वोट भी किया है। बेस्ट ऑफ लक बोल वो कपल वहां से चला गया। मिसी ने भी उन्हें थैंक यू कहा। उनके जाने के बाद काफी लोग उसके पास आए और उसे बेस्ट विशेष देने लगे। कुछ देर बाद वह अपने फ्लैट आई और फ्रेश एंड अप होकर भगवान का आराधना कर कर खुद के लिए पेन केक बनाने लगी। लगातार दो मीटिंग के बाद सिद्धार्थ थक गया था। मयंक भी अपने केबिन में जा केबिन में लगा सोफे को सीधा कर उसमें आराम करने लगा, जो अभी बेड का रूप ले चुका था। वहीं सिद्धार्थ को तो आराम करने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसे आज डेट पर जो जाना था। ऊपर से 2 बजे से ही मिसेज कपूर ने उसे फोन कर करके उसका दिमाग खराब कर दिया था। मीटिंग का बाद वह बिना अपने केबिन में गए पार्किंग की तरफ चला गया, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गए थे। वैसे तो कैफे कपूर इंडस्ट्री से 30 मिनट की दूरी पर ही था, पर ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वो जल्दी से निकल गया। आधे घंटे में ही उसकी कार कैफे के बाहर रुकी। वो कार को पार्किंग में लगाकर अंदर आया। ये कैफे से ज्यादा कोई होटल लग रहा था, क्योंकि यहाँ प्राइवेट रूम भी थे। उसकी मॉम ने उसकी और लड़की की कन्वोकेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था।
सिद्धार्थ मॉम के दिए एड्रेस के अनुसार एक रूम में घुसा जहां पहले से ही एक लड़की दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी थी। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले उसके सामने जा बैठा। जब उसने नजर उठाकर उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। मीटिंग का बाद सिद्धार्थ बिना अपने केबिन में गए पार्किंग की तरफ चला गया क्योंकि ऑलरेडी 3:30 हो गए थे। वैसे तो कैफे कपूर इंडस्ट्री से 30 मिनट की दूरी पर ही था, पर ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए वो जल्दी से निकल गया। आधे घंटे में ही उसकी कार कैफे के बाहर रुकी। वो कार को पार्किंग में लगाकर अंदर आया। उसकी मॉम ने उसकी और लड़की की कन्वर्सेशन में कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। सिद्धार्थ मॉम के दिए रूम नंबर के अनुसार एक रूम में घुसा जहां पहले से ही एक लड़की दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी थी। सिद्धार्थ बिना कुछ बोले उसके सामने जा बैठा। वहां 5 मिनट तक बिल्कुल शांति छाई रही। ना ही सिद्धार्थ कुछ बोला और ना ही वो लड़की कुछ बोल रही थी। पता नहीं क्यों सिद्धार्थ को कुछ जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था। उसने एक बार भी सिर उठाकर लड़की को नहीं देखा था। इतनी शांति अब सिद्धार्थ को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए उसी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो जो भी है तुम्हारा नाम, मैं किसी से प्यार करता हूँ, मैं बस अपने पेरेंट्स के जिद में ही यह आया था। उसकी बात सुन वो लड़की बोली, लक्की शी इज अंडरस्कोर, जो आप ब्रेकअप होने के बाद भी उससे इतना प्यार करते हैं कि अपनी डेट में आए लड़की को एक बार भी नहीं देखा। उसकी आवाज सिद्धार्थ को काफी जानी पहचानी लगी। वह मन में, क्या सिद्धार्थ अब तुझे काजल की आवाज भी सुनाई देने लगी? वो यही सब सोच रहा था, तभी उस लड़की की आगे की बात सुन वह हैरान हो जाता है। वो लड़की अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बट आई लाइक यू। ये सुन तो सिद्धार्थ का पारा हाई हो गया। वो गुस्से से जैसे ही नजरें उसकी तरफ करता है, सामने बैठी लड़की को देखता ही रह जाता है। सामने काजल बैठी थी जिसने ब्लैक कलर की व्हाइट पोल्का डॉट वाली ड्रेस पहन रखी थी। उसका लुक थोड़ा चेंज हो चुका था, उसने अब अपनी हेयर स्टाइल बदल दी थी। जो बाल हमेशा हाई पोनीटेल में बंधी होती थी उसकी जगह आज उसके बाल खुले थे, साथ में अब उसके आईब्रोज तक आते बईग्ज थे, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। चेहरे पर नो मेकअप, बस होठों पर लिप ग्लॉस, बस इतना ही। वो इतने में बाला की खूबसूरत दिख रही थी। सिद्धार्थ तो एक तक काजल को निहारे जा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था सामने बैठी लड़की काजल है। वो बिना पलके झपकाए एक तक काजल की देखे जा रहा था। काजल भी होठों पर हल्का मुस्कान लिए सिद्धार्थ को ही देख रही थी। तभी वेटर खाने का सामान रख वहां से चला गया। सिद्धार्थ अभी भी अपलक काजल को निहारे जा रहा था। उसे इस रूप में देख उसे बचपन की काजल याद आ रही थी। सिद्धार्थ को होश में लाने के लिए काजल ने अपना गला खरासा और उसे पुकारा, मिस्टर कपूर। सिद्धार्थ भी अपने होश में आया। उसने काजल की चेयर को अपनी ओर खींचा और झट से उसे अपने गोद में बिठा लिया और करीब से निहारने लगा। सिद्धार्थ की सडेंट मूव से काजल चौंक गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने थोड़ी देर काजल को थोड़ी देर और निहारा, फिर उके होठों से अपना होठ जोड़कर किस करने लगा। सिद्धार्थ के सैडेंट किस से काजल कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई, पर सिद्धार्थ के हाथ जब उसके होठों जब उसे हिलते हुए महसूस हुआ तो काजल भी उसका साथ देने लगी। ऐसे ही कम से कम 5 मिनट तक किस करने के बाद दोनों अलग हुए। दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगे। सिद्धार्थ की आंखें बस किस के वजह से लाल पड़ चुके काजल के होठों पर ही टिका था। काजल अपने सांसों को काबू करने की कोशिश कर ही रही थी कि सिद्धार्थ फिर से उसे किस करने लगा। सिद्धार्थ काजल को ऐसे किस कर रहा था जैसे कितने दिन से प्यासा हो। 3 मिनट तक किस करने के बाद सिद्धार्थ ने काजल को छोड़ा क्योंकि काजल की सांसें अब उखड़ने लगी थी। पर सिद्धार्थ का मन तो अभी भी नहीं भरा था। वो फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि काजल उसे कंधे से हल्का पूस करते हुए बोली, सिद्धार्थ छोड़ो मुझे, मुझे भूख लगी है, मुझे पेस्ट्री खाना है। काजल ने टेबल में रखे पेस्ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुन सिद्धार्थ ने अपने बाजुओं को काजल के कमर में कसते हुए कहा, ओके खा लेना, पहले मेरी प्यास बुझाओ। काजल उसके कहने का मतलब समझ रही थी। वह झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, सिद्धार्थ मैंने लंच भी नहीं किया, प्लीज खाने दो ना। ये कहते वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। हर वक्त चुपचाप रहने वाली काजल बस सिद्धार्थ के और मिसी के सामने ही ऐसे क्यूट सा फेस बनाती। सिद्धार्थ उसके क्यूटनेस में पिघल गया। वह बोला, ओके पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ये बोल सिद्धार्थ मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। सिद्धार्थ के इरादा से अनजान काजल ने बस हाँ में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने टेबल से एक फर्क उठाया और उससे पेस्ट्री की एक स्लाइस लेकर काजल को खिलाने लगा। वो जानबूझकर काजल के होठों पर पेस्ट्री की क्रीम लगा देता और उसे साफ भी नहीं करने देता।
वो काजल के होठों पर लगे क्रीम को होठों से सक करके साफ कर रहा था। सिद्धार्थ के ऐसे करने से काजल की हालत खराब होती जा रही थी। वो उसे रोकना चाहती थी पर रोक नहीं पा रही थी। उसके उंगलियां सिद्धार्थ के बोलों पर चल रही थी। सिद्धार्थ ने अब अपने 2 उंगलियों में पेस्ट्री की क्रीम ली और उसे काजल के गले में लगा दिया। क्रीम को ठंडेपन से काजल के साड़ी पर सिरहन सी होने लगी। अगले ही पल सिद्धार्थ के हाथ अपने गले पर महसूस करके काजल की पकड़ सिद्धार्थ के कंधे में टाइट हो गई। तभी रूम के बाहर से नोक की आवाज आई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।